हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? जब हम किसी कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर चार्ज डाल देते हैं या कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दे देते हैं, तो चूंकि सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे चला जाता है, तो सरफेस पे कोई भी एक सिलेक्टेड पॉइंट ले लो। उस पॉइंट पे अगर जो चार्ज पार्टिकल वहाँ पे जो रखे होंगे, उन पे एक फोर्स लगता है जो कि सरफेस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, और ऑब्वियसली फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगेगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो कितना होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर समझते हैं। मान लो इस तरह की, इस शेप की, मान लो एक कंडक्टिंग बॉडी ले ली, किसी शेप की ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मान लो उसका एक पॉइंट हम प्रोब करना चाहते हैं, जहाँ पे निकालना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा। तो ये दो पॉइंट्स मैंने ले लिए। पी पॉइंट जो ले लिया अंदर में, जस्ट इनसाइड द कंडक्टर, मतलब अंदर है कंडक्टर के सरफेस से जस्ट अंदर की तरफ। और क्यू जो है जस्ट सरफेस के बाहर एक पॉइंट ले लिया हमने। और यहाँ एक बहुत छोटा सा एरिया कंसिडर करो। अब कोई कंडक्टर पे जो चार्ज है वो ज़रूरी तो नहीं है कि उसकी चार्ज डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म हो, बट ये एरिया जो हम ले रहे हैं ये एरिया बहुत ही छोटा है। तो इस बहुत ही छोटे एरिया के लिए जो चार्ज डेंसिटी है, इफ़ आई से द चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। ठीक है, तो ये इतने छोटे से एरिया में इसका वेरिएशन को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो ये चार्ज डेंसिटी इतने में मान लिया हम लोगों ने सिग्मा है। और इस छोटे से पार्ट को अब एकदम फ्लैट पार्ट करके देख सकते हैं ना। बहुत छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया तो इसको ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस मान लो, जिसको अलग से मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। और इस सरफेस के ऊपर ऑब्वियसली चार्ज है, और इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज की डेंसिटी है दैट इज सिग्मा। ठीक है, अब यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है एट पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, तो पॉइंट क्यू पे, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर वाले पॉइंट पे, यहाँ क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो दो रीजन से हम मान सकते हैं। एक रीजन ऐसे, हमने अपने आप हाइपोथेटिकली दो पार्ट में बांट दिया इस पूरे सरफेस को। एक पार्ट जो इसका बहुत छोटा सा पार्ट जितना हम लोगों ने काट के निकाला है, जिसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और बाकी बचा हुआ पार्ट हो गया। तो क्यू पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दो रीजन से होगी। एक तो सिर्फ इस सरफेस पे कितनी चार्ज है, और उस सरफेस की वजह से यहाँ पे फील्ड। अब ध्यान से देखना, ये सरफेस हमने भले ही बहुत छोटी सी ली है, बट जो पॉइंट पी एंड क्यू लिए हैं ये सरफेस से इतने पास हैं कि इसी सरफेस को, इसी छोटी सी सरफेस को हम इनफाइनाइटली लार्ज सरफेस ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत पास में है। तो जस्ट बहुत पास में होंगे तो एक शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है, सिर्फ इतने पार्ट की वजह से, छोटे वाले एरिया की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आउटसाइड की तरफ, इधर की तरफ होगी। कितनी होगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। सिमिलरली पॉइंट पी पे जो ये सिर्फ इतने पार्ट पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो फील्ड होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर की फील्ड होगी। जो बाकी आउटसाइड का पार्ट हो गया, जितना हमने छोटा सा एरिया ले लिया था, उसको छोड़ के बाकी सारे एरिया पे जो भी चार्जेस हैं वो भी तो अपनी वजह से फील्ड लगाएंगे। अब एक चीज़ को ध्यान से बड़े समझना कि ये यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, हर जगह का पूरा चार्ज ले लूँ मैं, और इन सारे चार्जेस की वजह से मैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ या क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ, दिस शुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर, बिकॉज पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट तो बहुत ही पास पास है ना। और ये जो पॉइंट चार्जेस हैं यहाँ पे, अगर मैं इस सरफेस को, सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा लूँ ये पार्ट का, इसकी वजह से फील्ड अगर निकालूंगा तो चाहे पी मानूँ या क्यू मानूँ, हैं तो दोनों बिल्कुल अगल बगल ही ना, तो उनकी वजह से फील्ड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब जस्ट आउटसाइड वाले पार्ट की वजह से, जितना पार्ट हमने काट के निकाल दिया उसके अलावा के पार्ट की वजह से P एंड Q दोनों पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे होनी चाहिए। P पे मान लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एंड ऑब्वियसली Q पे भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E के बराबर होगी। अब P पॉइंट पे देखो, P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ये E और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का रिजल्टेंट होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और P पॉइंट हमें पता है ऑलरेडी कि दैट P पॉइंट इज इनसाइड द कंडक्टर। तो अगर कोई भी चीज कंडक्टर के अंदर में होगी तो उस पर नेट फील्ड कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए ना। तो आई कैन राइट नेट फील्ड एट पॉइंट P मस्ट बी जीरो, और नेट फील्ड जो होगी वो कितनी होगी? E माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो।
तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ गई, E की वैल्यू आ गई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट E की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे Q पॉइंट पे चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उठा के निकाल के लिख सकते हो, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं कि एक कंडक्टर की वजह से हम बाहर में फील्ड निकालते हैं तो कितना आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो जुड़ के उतना ही आ रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि जो छोटा सा सरफेस का पार्ट हमने चूज किया, इसी पार्ट को, ये वाला पार्ट जो मैंने चूज किया है, इस पार्ट पे देखो, इस पार्ट पे मिला के कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा। अगर ये मैं बहुत छोटे से एरिया को बोल दूं कि दिस एरिया इज DA, बहुत स्मॉल एरिया है DA, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इतने छोटे से एरिया पे जो चार्ज होगा, लेट्स से दैट चार्ज इज DQ, सो DQ विल बी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाई चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा। तो DA इंटू सिग्मा के बराबर का चार्ज होगा, और इस चार्ज पे एक फोर्स लग रहा होगा। क्यों लगेगा फोर्स? क्योंकि इस चार्ज के बाहर भी और बाकी सब भी तो चार्जेस हैं, और वो सारे चार्ज मिलके यहाँ पे एग्जैक्टली P एंड Q पॉइंट पे जितनी फील्ड लगा रहे होंगे, बीच में भी तो वहीं इस वाले सरफेस पे भी तो सेम फील्ड लगाएंगे। तो इस सरफेस पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वो E के बराबर का लगा रहे हैं, और यहाँ पे चार्ज जो टोटल इस सरफेस पे आया वो कितना आ गया, DQ के बराबर आ गया। तो ऑब्वियसली इस पे एक फोर्स भी लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो कि एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया। ये फोर्स मान लेते हैं कि कितना है, DF है। तो DF की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो DF विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E टाइम्स चार्ज ऑन दिस स्मॉल एरिया, E टाइम्स DQ। E की वैल्यू उठा के लिखो तो कितना आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और DQ की वैल्यू उठा के लिखो तो कितना आ रहा है, सिग्मा टाइम्स DA। ये इतना आ गया, ठीक है। ये हो गया DF की वैल्यू। अब यहां से अगर मैं प्रेशर लिखूं कि इतने छोटे से एरिया पे जो प्रेशर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको मैं लिख देता हूं PE से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मस्ट बी फोर्स acting on this area DF divided by area of this part DA, DF by DA, है ना। डिफरेंशिएशन नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया, दिस इज सिंपली फोर्स अपॉन एरिया, जो फोर्स हमने लिया था डिवाइडेड बाय जो एरिया है इसका। तो यहाँ से देखो DA को दूसरी साइड लेके जाओ तो बच रहा है ये बेसिकली सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, ठीक है ना। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे भी लिखना चाहूं कि दिस विल बी इक्वल टू तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे दूसरे तरीके से इसी फॉर्मूले को रीअरेंज भी कर सकते हैं। आगे आप एक चीज से कोरिलेशन भी इसका पढ़ोगे। अगर मैं जस्ट Q पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, या जस्ट इसी सरफेस से बाहर वाले पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो उस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख लेता हूं लेट से E नॉट। तो दैट E नॉट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E, विच इज बेसिकली इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस के जस्ट बाहर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E नॉट हमने बोला, और E नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसी फॉर्मूले को अगर मैं E नॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देता हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर। तो अब इस रिजल्ट को आप दो फॉर्मेट में याद करके रखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट भी होती है, और 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट के स्क्वायर के बराबर भी होती है। यहाँ पे E नॉट क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जिस जगह पे भी प्रेशर निकालना हो
उस जगह के प्रेशर के लिए ये चीज़ यूज़ करना है। इसी तरह से इस पूरी सरफेस पे देखोगे हर जगह सेम प्रेशर नहीं होगा, बिकॉज़ हर जगह सिग्मा की वैल्यू सेम नहीं होगी, ठीक है? तो जहाँ ज़्यादा सिग्मा वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड और वहीं पे ज़्यादा प्रेशर। जहाँ पे चार्जेस बहुत पास-पास में होंगे ऑब्वियसली उनकी टेंडेंसी होगी कि वो थोड़ा दूर-दूर जाएँ, और दूर-दूर कैसे जा सकते हैं? जस्ट फैल के, है ना? इसको एनालॉजी बिल्कुल ऐसे समझो ना कि प्रेशर वाला चीज़ क्या करता है? प्रेशर होता है कि जैसे एक बलून ले लेते हैं इस तरह के शेप का, इस बलून के अंदर में हवा भरते, एक्स्ट्रा प्रेशर भरते, तो बलून क्या करता? ये वॉल्यूम एक्सपैंड करने की कोशिश करता। सिमिलरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है वो भी क्या चाहता है कि सारे चार्जेस दूर दूर हो जाएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमेशा रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, ये सारे सेम तरह के चार्जेस होंगे, तो वो दूर दूर जाने की कोशिश कैसे कर सकता है? इसके वॉल्यूम को बढ़ा के दूर दूर और जाने की कोशिश इस तरह से कर सकता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट से आपको अब क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और स्पेशली यहाँ पे दो ये रिजल्ट याद रखने ज़रूरी है।